आज के इस प्यारे से वीडियो में हम लोग एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज के बारे में बात कर रहे होंगे। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, मतलब साइज से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं पीरियोडिक टेबल में, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। डिटेल में करेंगे, क्वेश्चंस के साथ करेंगे, ठीक है। चलो, तो वेलकम टू आईआईटीएन मास्टर। हम लोग मचाने वाले हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना काम आज का। लेट्स स्टार्ट द प्रोसीडिंग्स नाउ। ओके, पहली बात कि यार एटॉमिक रेडियस को हम डिफाइन कैसे करते हैं। तो एवरेज डिस्टेंस ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट में लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना, तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस, उसको हम लोग एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। अब इसमें समस्या है, देखो, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर एटॉमिक रेडियस। क्यों? क्योंकि तुम पढ़ चुके हो श्रोडिंगर हाइपोथेसिस में, मतलब जो क्वांटम हाइपोथेसिस है उसके हिसाब से हम लोग जानते हैं ये बात कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक क्लाउड के फॉर्म में है, वेव के फॉर्म में रहता है। तो हम लोग एग्जैक्ट नहीं बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के पोजीशन की, हम लोग बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। और हमको ये बात पता है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो इनफाइनाइट पे जीरो होता है, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो होगा। इसका मतलब है कि एटम का तो कोई फिक्स्ड बाउंड्री होगा ही नहीं फिर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो क्लाउड के फॉर्म में है और इन्फिनिटी पे जाके उसका डिस्टेंस, इन्फिनिटी पे जाके उसका प्रोबेबिलिटी जो होगा वो जीरो होगा। इसी वजह से देयर इज नो फिक्स्ड बाउंड्री ऑफ एन एटम, राइट। तो देयर इज नो वेल डिफाइंड बाउंड्री फॉर एन एटम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो ओनली एट इंफिनिटी। इसी वजह से हम लोग ये जो डेफिनेशन है ना, एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इस डेफिनेशन में दिक्कत है, इसलिए हम लोग नए तरीके से डिफाइन करते हैं एटॉमिक रेडियस को। दूसरी बात है कि आइसोलेशन ऑफ सिंगल एटम इज वेरी डिफिकल्ट। भाई, एक एटम को आइसोलेट करके और उसके रेडियस को मेजर करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल काम है ये, क्योंकि एटम का साइज बहुत छोटा होता है ना। तो इन दो कारणों से हम लोग एटॉमिक रेडियस को चार अलग तरीके से डिवाइड करते हैं, चार अलग प्रकार के रेडियस होते हैं और सबको हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं। अब सो बेस्ड ऑन केमिकल बॉन्ड्स एटॉमिक रेडियस इज डिवाइडेड इनटू फोर कैटेगरीज। कौन कौन सा? कोवलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, मेटालिक रेडियस और वैन डर वाल रेडियस। ये चार प्रकार के रेडियस हैं, चारों को अपन पढ़ने वाले हैं और चारों को डिटेल में समझने वाले हैं। पहली बात, कोवलेंट रेडियस की अगर बात की जाए, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग होगा, ऐसे करके शेयरिंग होगा, ठीक। तो कोवलेंट रेडियस क्या होता है? अगर कोवलेंट बॉन्ड बना तो दोनों के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। दो एटम्स के बीच के न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का जो आधा होता है, हाफ होता है, वही होता है कोवलेंट रेडियस, ठीक। तो कोवलेंट रेडियस क्या है? इट इज द हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू सिंगली बॉन्डेड होमो एटम्स। एक जैसा एटम होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट एटम अगर होगा तब तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाएगा, तो वहां पे चीजें बदल जाएंगी, बताऊंगा उसमें क्या होगा। तो ये दो एटम्स है, इन दोनों के बीच का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, BAA, यही इसका बॉन्ड लेंथ भी होगा, पता है? यही इसका क्या होगा? बॉन्ड लेंथ। जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है दो एटम्स के बीच का, ये इसका बॉन्ड लेंथ होगा। तो जो बॉन्ड लेंथ है वो इसका रेडियस प्लस इसका रेडियस, RA प्लस RB, तो जो RA होता है वो बॉन्ड लेंथ अपॉन 2 हो जाता है, ठीक है, क्लियर। अब तुम्हारे मन में ये आ रहा होगा, सर यहाँ तो शेयरिंग भी हो रहा है ना, तो बीच वाला पोर्शन कहाँ गया? तो डेफिनेशन ही इसका यही है, ये जो शेयरिंग वाला पोर्शन होता है ना, ये इसका लेंथ जो होता है, इसका जो डिस्टेंस होता है वो बहुत छोटा होता है, तो वो नेग्लिजिबल माना जाता है, ठीक। इसी वजह से हम लोग बॉन्ड लेंथ बाय 2 करते हैं कोवलेंट रेडियस को। ये कोवलेंट रेडियस का डेफिनेशन है, ओके। लेकिन अगर मान लो कि ये तो होमो एटम्स था, एक जैसा एटम्स था, लेकिन अगर मान लो कि दो डिफरेंट एटम्स हो और उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाए, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा कि नहीं? एक पे पार्शियल पॉजिटिव, एक पे पार्शियल नेगेटिव, तो उसमें अट्रैक्टिव फोर्स आएगा तो और पास आ जाएगा, तो जो बॉन्ड इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं? If there is difference in electronegativity between two bonding atoms, then bond length is calculated using Schumacher and Stevenson formula. यही है Schumacher and Stevenson formula। क्या है? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस यानी कि बॉन्ड लेंथ DAB इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ A प्लस रेडियस ऑफ B माइनस 0.09 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ध्यान रखना ये मॉड लेंगे, ठीक, मतलब हाइयर माइनस लोअर करेंगे, ठीक है। XA है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A और XB है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B,
और ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है ये पॉलिंग स्केल वाली वैल्यू है, ठीक। अब ये इसका फॉर्मूला है, इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास बोल रहा है कि एक्स एक्स बॉन्ड लेंथ जो है वो 1 एंगस्ट्रॉम है, एक्स और एक्स के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो 1 एंगस्ट्रॉम है, डी एक्स एक्स जो है वो कितना है 1 एंगस्ट्रॉम है। तो बेटा रेडियस ऑफ ए कितना आ गया 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी 0.5 एंगस्ट्रॉम, सही है। सीसी बॉन्ड लेंथ जो है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम है, कार्बन कार्बन के बीच का, तो डीसीसी जो आ जाएगा वो 1.54 एंगस्ट्रॉम आ गया। तो रेडियस ऑफ कार्बन कितना आ गया 1.54 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 0.77 एंगस्ट्रॉम आ गया, सही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स और सी का दे रखा है 3.0 और 2.0, एक्स का दे रखा है 3.0 और सी का दे रखा है 2.0। तो मेरे को एक बात बता, डी एक्स सी बॉन्ड लेंथ बिटवीन एक्स एंड सी ये क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ एक्स कितना है, रेडियस ऑफ एक्स, ये रेडियस ऑफ एक्स है, रेडियस ऑफ एक्स कितना है 0.5, रेडियस ऑफ सी कितना है 0.77 माइनस 0.09 इंटू एक्स ए माइनस 3 माइनस 2, एक्स ए माइनस एक्स भी 3 माइनस 2 इज 1। तो ये कितना आ गया प्यारे बच्चों, ये आ गया 1.27 माइनस 0.09, 1.27 माइनस 0.09 कितना होगा 1.18 एंगस्ट्रॉम, यही इसका बॉन्ड लेंथ आ जाएगा। तो फाइनल आंसर इसका क्या आएगा 1.18 एंगस्ट्रॉम। तरीका समझ में आया। ऐसे क्वेश्चन शुमाकर स्टीवेंसन फॉर्मूला पे आए हुए हैं पहले भी, इसलिए इसको अच्छे से समझ लेना है, ठीक। ओके, छाप लो। आयनिक रेडियस क्या होता है, वो तो कोवेलेंट रेडियस की बात हम लोगों ने कर ली। अब हम लोगों को देखना है आयनिक रेडियस। देखो आयंस कैसे बनता है, या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कैटायन बनेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एनायन बनेगा। अब बात को समझो, एक न्यूट्रल एटम है, ठीक है। अब उस न्यूट्रल एटम से तुमने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, मान लो सोडियम है, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन तुमने निकाल लिया, तो सोडियम के पास प्रोटॉन कितना था 11, तो न्यूक्लियर चार्ज उसका 11 था। नॉर्मल सोडियम की बात करें तो इलेक्ट्रॉन 11 था, तो 11 प्रोटॉन मिलकर 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था। अब तुमने एक इलेक्ट्रॉन उससे निकाल लिया, तो अब 11 प्रोटॉन मिलकर 10 ही इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा Na प्लस के अंदर, कैटायन के अंदर। तो क्या ज्यादा मजबूती से खींचेगा कि नहीं, खींचेगा। और अगर ज्यादा मजबूती से खींचेगा तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो कैटायन का साइज जो होता है वो हमेशा अपने न्यूट्रल एटम से छोटा होता है। क्यों, क्योंकि हम बोलेंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। भाई पहले भी 11 ही प्रोटॉन था, अभी भी 11 ही प्रोटॉन है, लेकिन अब 11 प्रोटॉन 10 ही इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो हम बोलेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, इसी वजह से साइज छोटा हो जाएगा। अगर मैं एनायन की बात करूं, जैसे मान लो F है फ्लोरीन, उसके पास 9 प्रोटॉन है और 9 इलेक्ट्रॉन है। अब F माइनस की अगर बात करूं तो 9 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर तुमने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो ज्यादा मजबूती से नहीं खींच पाएगा। जो 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था, अब 9 प्रोटॉन 10 को खींच रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, रिलेटिवली कम हो जाएगा, तो साइज बढ़ जाता है, एक्सपैंड कर जाता है। तो एनायंस आर ऑलवेज लार्जर देन न्यूट्रल एटम। क्लियर, मतलब हम ये बोलेंगे कि कैटायंस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, एनायंस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट गया। तो कैटायनिक रेडियस अगर देखा जाए तो अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया M प्लस में गया, तो कैटायनिक रेडियस इज ऑलवेज स्मॉलर देन न्यूट्रल एटम। क्यों ऐसा है, साइज ऑफ कैटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है इसलिए साइज ऑफ कैटायन छोटा हो रहा है। जैसे यहाँ कंपेयर करना है अपने को, ये Fe है, ये Fe2 प्लस है, Fe3 प्लस है। जैसे जैसे आप पॉजिटिव चार्ज बढ़ा रहे हो वैसे वैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन का संख्या कम हो रहा है, तो साइज छोटा होता जाएगा। तो सीक्वेंस ये आ गया, Pb2 प्लस Pb4 प्लस, फिर से वही बात, 4 प्लस का साइज छोटा होगा। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ा रहे हो, मैग्नीज का देखो न्यूट्रल एटम है, +2 +3 +4 +5 +6 +7, इस सब का जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इसका साइज क्या होता जाएगा बेटा, कम होता चला जाएगा, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाएगा। सही है, समझ रहे हो, बढ़िया, आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा है। एनायनिक रेडियस की अगर मैं बात करूं तो बता चुका हूं, एनायन में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट जाएगा, तो साइज बढ़ जाएगा, ठीक। सो एज नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेज जेड इफेक्टिव डिक्रीजेज एंड सो साइज इंक्रीजेज। सो एनायंस आर ऑलवेज ग्रेटर देन न्यूट्रल एटम। तो इस दोनों में किसका साइज ज्यादा होगा, F माइनस का। यहाँ जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ाते जाओगे साइज बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ाते जाओगे साइज बढ़ता चला जाएगा।
आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही है। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, मतलब जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम हो लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अलग अलग हो, तो कॉमन सेंस की बात है कि इलेक्ट्रॉन सेम है तो जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उसका साइज उतना ही छोटा होगा। ठीक है, तो देखो, दोज स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज आर कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ऑब्वियस सी बात है भाई, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो साइज बढ़ जाएगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज कम हो जाएगा। अब देखो यहाँ देखो, सल्फर पे 16 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन और डाल दिया तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। बट सल्फर का अगर मैं देखूं तो न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस में 16 प्रोटॉन है, क्लोरीन में 18 इलेक्ट्रॉन है लेकिन 17 प्रोटॉन है, ज्यादा मजबूती से खींच रहा होगा तो साइज इसका थोड़ा कम हो गया। पोटेशियम में 18 इलेक्ट्रॉन है लेकिन प्रोटॉन 19 है, और कैल्शियम में 18 इलेक्ट्रॉन लेकिन प्रोटॉन 20 है। तो जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ रहा है वैसे वैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज छोटा होता चला जाएगा, तो साइज का सीक्वेंस ये आ जाएगा। सही, मतलब इफेक्टिवली अगर तुम ये देखो कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है तो नेगेटिव चार्ज बढ़े तो साइज बढ़ेगा और पॉजिटिव चार्ज बढ़े तो साइज घटेगा। ठीक, तो देखो यहाँ पे 3 माइनस है, अब इसके पास 7 और 3 10 इलेक्ट्रॉन, सब में 10 इलेक्ट्रॉन है, देख लो 7 3 10, 8 2 10, 9 1 10, 11 में से 1 हटा दिया 10, 12 में से 2 हटा दिया और यहाँ 13 में से 3 हटा दिया। तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है वैसे वैसे साइज छोटा होगा, और जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है वैसे वैसे साइज बड़ा हो जाएगा। तो इसका सीक्वेंस बेटा क्या आ जाएगा, ये सीक्वेंस आएगा कि नहीं, बोलो आएगा। ओके, मेटालिक रेडियस क्या होता है? देखो, मेटल्स में मेटालिक बॉन्ड के थ्रू एक एटम दूसरे एटम को लगभग टच कर रहा होता है। मेटालिक रेडियस में ये समझो कि एक एटम दूसरे एटम को लगभग टच कर रहा होता है मेटालिक लैटिस में। जैसे आयरन का जो क्रिस्टल लैटिस बनता है तो आयरन के ही एटम्स के बीच में क्या होता है, मेटालिक बॉन्डिंग होता है। तो ऐसे टच कर रहा है, देखो ये एक दूसरे को टच कर रहा है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका जो हाफ होगा वही मेटालिक रेडियस होगा, dmm/2। मेटालिक रेडियस इज dmm/2। So what is this? It is the half of internuclear distance between two adjacent metallic atoms in crystalline lattice structure. क्रिस्टलाइन लैटिस स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है, एक दूसरे को टच करता है। तो इसके और इसके बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा होगा, आधा जो होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मेटालिक रेडियस। सो देयर इज नो ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इसके अंदर कोई ओवरलैपिंग नहीं है। जैसे कोवलेंट बॉन्ड में ओवरलैपिंग हो रहा था, यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग नहीं है। ओवरलैपिंग नहीं है तो कॉमन सेंस की बात है भाई, इसका जो लेंथ होगा मतलब मेटालिक रेडियस जो होगा वो कोवलेंट रेडियस से ज्यादा होगा, क्योंकि उसके अंदर क्या हो रहा था, ओवरलैपिंग हो रहा था। सो मेटालिक रेडियस इज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। क्लियर? अब मेटालिक रेडियस को ही अगर आपस में कंपेयर करें तो जिसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा वो उतना पास रहेगा, तो उसका मेटालिक रेडियस उतना ही छोटा होगा। सो मेटालिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर मान लो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर ज्यादा है तो पास ज्यादा रहेगा, पास ज्यादा रहेगा तो रेडियस उसका छोटा होगा। ओके, समझ रहे हो? वेरी गुड, आगे बढ़े, चलते हैं आगे। अगला जो है प्यारे बच्चों, अगला है वैंडरवाल्स रेडियस। देखो, वैंडरवाल रेडियस प्राइमरीली जो है वो नोबल गैस के लिए डिफाइन होता है, या फिर अगर नॉन पोलर नॉन मेटालिक कंपाउंड है, नॉन पोलर नॉन मेटालिक कंपाउंड मॉलिक्यूल, तो उस केस के अंदर भी वैंडरवाल रेडियस डिफाइंड होता है। बट प्राइमरीली ये नोबल गैस के लिए होता है, जहां पे आपस में बॉन्ड नहीं बना पाता है वहां पे वैंडरवाल रेडियस होता है। अब तो वैंडरवाल रेडियस का इट इज प्राइमरीली ऑब्जर्व्ड इन नोबल गैसेज। हाफ ऑफ द डिस्टेंस between the nuclei of adjacently placed atoms in solid state of noble gas is van der Waal radius. van der Waal radius अगर मान लो जैसे हीलियम है, हीलियम को सॉलिड स्टेट में ले गए तो उसमें क्या होगा कि जो सॉलिड स्टेट में दो हीलियम एटम के बीच का डिस्टेंस है, इंटरन्यूक्लियर दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, उसका जो आधा है वही वैन डर वाल रेडियस होगा। इफेक्टिवली क्या होता है कि इसमें दूर दूर रहेगा, ऐसा रहेगा, ये बिल्कुल टच नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं।
केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में इसको पढ़ना है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो बेटा क्लियरली दिख रहा है, तो दूर दूर हो गया, ये तो मेटालिक रेडियस से भी ज्यादा हो जाएगा। ये इन दोनों, ये मान लो DHE है, हीलियम हीलियम के बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, तो इसका जो आधा होगा वो वैन डर वाल्स रेडियस होगा। अब क्लियरली तुम बताओ, क्या वैन डर वाल्स रेडियस मेटालिक रेडियस से भी ज्यादा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, राइट। देखते हैं आगे। तो देखो यही है, ये हीलियम का एक एटम है, ये हीलियम का दूसरा एटम है, इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है वो DHE इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इसका जो आधा है वो हीलियम का वैन डर वाल्स रेडियस होगा, ठीक। सो इन मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड नॉन मेटल्स, अच्छा ये तो पहले भी बता चुका हूं कि अगर सॉलिड नॉन मेटल्स है तो बोथ कोवेलेंट एंड वैन डर वाल्स रेडियस इज डिफाइंड। अब जैसे Cl2 है, तो Cl2 में तो ओवरलैपिंग भी होता है, तो ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, तो यहाँ पे कोवेलेंट रेडियस डिफाइंड है। बट ये Cl2 और दूसरे Cl2 के बीच में एक दूसरा Cl2 ऐसे है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा यहां से लेके यहां का, इसका जो डिस्टेंस है ये, इस डिस्टेंस को का जो आधा होगा वो इसका वैन डर वाल्स रेडियस होगा। क्यों? क्योंकि Cl2 के मॉलिक्यूल और दूसरे Cl2 के मॉलिक्यूल के बीच में वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनमें मॉलिक्यूल्स में जो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो होता है वैन डर वाल्स। तो इस मॉलिक्यूल के लिए भी वैन डर वाल्स फोर्स अप्लाई होता है, इसलिए वैन डर वाल्स रेडियस डिफाइंड होगा। तो अगर कोई सॉलिड नॉन मेटल का मॉलिक्यूल है तो उसमें कोवेलेंट रेडियस तो है ही, साथ में वैन डर वाल्स रेडियस भी डिफाइंड होता है, ठीक। बट प्राइमरीली इसमें हम लोग बात किसका कर रहे होंगे? कोवेलेंट रेडियस का, और नोबल गैस में बात किसका कर रहे होंगे? वैन डर वाल्स रेडियस का, जो कि हमने यहाँ पे देख लिया। वैन डर वाल्स रेडियस जो है वो लगभग कोवेलेंट रेडियस का ट्वाइस होता है, दुगुना होता है। अब सोच लो, वैन डर वाल्स रेडियस कोवेलेंट रेडियस का लगभग ट्वाइस होता है, लगभग दोगुना होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया है ना। अब अगर तुमसे बोले कि वैन डर वाल्स रेडियस, मेटालिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस को कंपेयर करो, तुम ही लोग बताओ सबसे बड़ा कौन होगा? वैन डर वाल्स, उसके बाद मेटालिक, उसके बाद कोवेलेंट। तो याद क्या रखना है? VMC, VMC याद रखो, सबसे ज्यादा वैन डर वाल्स, फिर मेटालिक, फिर कोवेलेंट। सही है, निमोनिक है, याद रहेगा। अब किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक साइज, देखो पहली बात बता चुका हूं, एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर एक न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा, ठीक। तो इसी प्रकार देखो, अगर मैं सेकेंड पीरियड की बात करूं, लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक जाते हो तो पीरियड तो सेम ही है। पीरियड अगर सेम है तो सेल तो सेम ही रहेगा, सेम सेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ता जा रहा है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगता जाएगा, साइज छोटा होता जाएगा। तो जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हो ना पीरियड में, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, साइज घट जाएगा। तो लिथियम सबसे बड़ा है, फ्लोरीन सबसे छोटा है। एटॉमिक साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेल, और जब तुम टॉप टू बॉटम जाते हो तो हर बार एक ग्रुप से दूसरे, एक पीरियड से दूसरे पीरियड में जब आप जाते हो तो एक नया सेल ऐड होगा, और नया सेल ऐड होगा तो उसका साइज क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। तो टॉप टू बॉटम जाने पे साइज बढ़ता है, ठीक। ये लिथियम से लेके सीजियम तक देखो, सीजियम सबसे ज्यादा, सीजियम का साइज सबसे ज्यादा होगा और लिथियम का साइज सबसे छोटा होगा। एटॉमिक साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट तो हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब जितना ज्यादा स्क्रीनिंग होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट में क्या होता है, जो इनर सेल इलेक्ट्रॉन है वो एक शील्ड के जैसे काम करता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को घटा देता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को घटा देता है तो साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो जितना स्ट्रॉन्ग शील्डिंग है, जितना स्ट्रॉन्ग स्क्रीनिंग है, साइज उतना ही ज्यादा होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेज, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज, ये तो पता ही अपने को। नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता जाएगा और साइज बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज आप बढ़ाओगे, साइज उसका बढ़ता चला जाएगा। ये हम लोग ने पहले भी देख लिया है। तो अगर यहीं पे पॉजिटिव चार्ज का अगर मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाओ तो साइज घटेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ाने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा और साइज घट जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेज, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज, ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। अच्छा, अगर बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो दो एटम्स के बीच में जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स होता है उसको बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो पास आता है, ज्यादा ज्यादा मजबूत बॉन्ड होता है, पास आता है, तो साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज। अब यहाँ इन सबको अगर कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा इसका होगा, क्योंकि यहाँ सिंगल बॉन्ड है,
फिर इसका होगा क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है, फिर इसका होगा क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक, अच्छा पीरियोडिक वेरिएशन तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि पीरियड में जाएंगे लेफ्ट टू राइट तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो साइज घटेगा, ये पहले देख चुके हैं। और डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एक नया नया सेल ऐड होता चला जाएगा तो साइज बढ़ता चला जाएगा, तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता चला जाएगा। अब यहां देखते हैं एटॉमिक साइज ऑफ ट्रांजिशन सीरीज यानी कि 3D सीरीज का एटॉमिक साइज। देखो ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 3D सीरीज की बात करूं ना, 3D सीरीज में दो चीजें लग रही है। 3D मतलब स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, उसके अंदर दो चीजें लग रही है। एक तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जाएगा, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम सेल में ऐड हो रहा है और जो तुम्हारा न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन का संख्या बढ़ेगा एटॉमिक नंबर के बढ़ने से। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो फिर प्रोटॉन बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। तो शुरुआत में क्या होता है, एटॉमिक साइज घटता है। जब तुम स्कैंडियम से लेके मैंगनीज तक जाते हो तो एटॉमिक साइज ग्रेजुअली डिक्रीज होगा। ठीक, अब इसके अंदर दूसरा चीज क्या होगा कि जैसे ही तुम डी में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू किए हो तो डी का शील्डिंग स्टार्ट हो जाएगा लगना। अब शील्डिंग की वजह से साइज क्या होता है, बढ़ता है। पर शुरुआत में क्या है, डी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं है तो शील्डिंग उतना ज्यादा प्रभावशाली नहीं होगा। तो इनिशियली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज शील्डिंग इफेक्ट पे डोमिनेट करता है। समझ पा रहे हो, शील्डिंग की वजह से साइज बढ़ रहा है। अब स्कैंडियम में डी में एक ही इलेक्ट्रॉन है, टाइटेनियम में 2 है, वेनेडियम में 3 है, क्रोमियम में 5 है, मैंगनीज में 5 है। तो जैसे जैसे मैं इधर से इधर जा रहा हूं, लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी पिक्चर में आने लगा कि नहीं। तो शुरू में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करता है, कहां से कहां, स्कैंडियम से मैंगनीज तक, और मैंगनीज से लेके फिर निकेल तक, मैंगनीज से लेके निकेल तक साइज लगभग कांस्टेंट रहता है। रीजन इसका क्या है कि जो भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है उसको अब शील्डिंग इफेक्ट बैलेंस करने लग जाता है, क्योंकि शील्डिंग भी अब मजबूत होने लगा, क्योंकि डी में अब इलेक्ट्रॉन बढ़ने लग चुका है। और लास्ट में कॉपर और जिंक के केस में साइज बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पर शील्डिंग इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है किस पे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे। तो पहले घटा, फिर लगभग कांस्टेंट रहा, थोड़ा सा घटता ही है बट लगभग कांस्टेंट रहता है, और लास्ट में फिर जिंक के, कॉपर जिंक में बढ़ जाता है। ये तुमको याद, ये मैं बताता हूं, तो ये वही पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तुम लोग इसको पढ़ लेना, ठीक है, जो मैंने बताया। अब देखो क्या होता है, स्कैंडियम से मैंगनीज तक घटा, मैंगनीज से निकल तक थोड़ा सा घट रहा है बट इसको हम नियरली कांस्टेंट बोलते हैं, और लास्ट में कॉपर और जिंक का बढ़ जाता है। वो क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो स्कैंडियम 162 पिकोमीटर है, टाइटेनियम 147, वेनाडियम 134, क्रोमियम 127, मैंगनीज 126, फिर आयरन 126 ही है, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट 124, निकेल 124। फिर देखो लास्ट यहाँ तक, निकेल तक क्या है, यहाँ तक लगभग सेम है, एक दो पिकोमीटर का डिफरेंस है। फिर कॉपर बढ़ा, फिर जिंक और बढ़ गया, तो कॉपर और जिंक का बढ़ जाता है, क्योंकि इस पोर्शन में कौन डोमिनेट करता है, शील्डिंग इफेक्ट डोमिनेट करता है, शील्डिंग इफेक्ट डोमिनेट करता है, डोमिनेट्स। ठीक है, बीच वाला जो पोर्शन है बेटा, इस पोर्शन में क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट बैलेंसेज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव, और इस रीजन में कौन डोमिनेट करता है, जेड इफेक्टिव डोमिनेट्स। यहाँ पे कौन डोमिनेट करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसी वजह से साइज क्या हो रहा है, घट रहा है, क्योंकि इधर डी में अभी ज्यादा इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो इसलिए स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट जो है वो ज्यादा प्रभाव अपना नहीं दिखा पाता है। तो ये जरूर याद रखना, ठीक है। इस अब तो 3D सीरीज में सबसे ज्यादा लंबा कौन, मतलब सबसे ज्यादा बड़ा साइज किसका है, स्कैंडियम का, और सबसे छोटा साइज किसका है, कॉपर और निकेल का, ये याद रखना, ठीक, ओके। सो एज वी गो फ्रॉम 3D टू 4D, जब तुम 3D से 4D जाते हो, 3D सीरीज से नीचे 4D जाओगे तो एक सेल ऐड होगा तो साइज बढ़ेगा, राइट। तो 3D टू 4D सीरीज एटॉमिक साइज इंक्रीजेज ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू सेल, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब 4D से 5D जाओगे तो एक सेल तो वहां भी ऐड हो रहा है बट साइज नियरली कांस्टेंट रहता है। बोलो क्यों, ये अभी बताऊंगा, उसको बोलते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। सो एज वी गो फ्रॉम 4D टू 5D सीरीज, एटॉमिक साइज नियरली रिमेन्स सेम एक्सेप्ट यूट्रियम और लैंथेनम। यूट्रियम लैंथेनम में लैंथेनम का साइज ज्यादा होता है। ये भी क्यों होता है बताता हूं। दिस इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन को ही बोलते हैं लैंथेनाइड
कॉन्ट्रैक्शन। अब समझते हैं पूरी बात को, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। देखो एक बात समझो, ये तुम्हारा यूट्रियम है, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, यही है। ठीक, ये तुम्हारा 4D सीरीज है, ये 4D सीरीज है। और बेटा 5D सीरीज की बात करें तो ये है लैंथेनम, और इसके बीच में आएगा 4f इलेक्ट्रॉन, 14 4f इलेक्ट्रॉन। याद है, सीरियम से लेके ल्यूटीशियम तक, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुआ और तुम लाजवाब लगती हो। ठीक, तो यहां पे बीच में 14 एलिमेंट आएगा जो 4f में जाएगा। अब 4f का शील्डिंग कैसा होता है? बेकार होता है। 4f का शील्डिंग कैसा होता है? बेकार होता है। तो शील्डिंग जब बेकार होता है, पुअर शील्डिंग होता है, तो पुअर शील्डिंग की वजह से साइज घटेगा या बढ़ेगा? शील्डिंग अगर अच्छा होगा तो साइज बढ़ेगा, शील्डिंग बेकार होगा तो साइज घटेगा। तो पुअर शील्डिंग ऑफ 4f की वजह से क्या हो जाता है? साइज घट जाता है। तो सेल के ऐड होने से, नया सेल के ऐड होने से जो साइज बढ़ रहा था उसको कौन नलिफाई कर दे रहा है? पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। और इसके वजह से जो तुम्हारा 4D वाला है और 5D वाला है, दोनों का साइज नियरली सेम रहता है, कोई खास डिफरेंस नहीं आता। बट यहाँ यूट्रियम और लैंथेनम में तो नहीं आएगा, क्योंकि इसके पहले लैंथेनम के बाद 4f में इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, लैंथेनम में तो 4f का इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसी वजह से इसका साइज ज्यादा है। यहाँ पे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं लग रहा है। बट जिरकोनियम के नीचे आता है हॉफनियम, यहाँ आता है टैंटलम, यहाँ आता है टंगस्टन, राइट। ला हफ्ता दे वरना रे, ओसामा से इराक में पिटवाऊं, ला हफ्ता दे वरना रे, ओसामा से इराक में प्लैटिनम, गोल्ड और मरकरी, यही है। तो यहां पे क्या होता है, इसके बाद वाला जो भी एलिमेंट है इसमें इस दोनों का साइज लगभग सेम होगा, लगभग सेम होगा, लगभग सेम होगा, लगभग सिमिलर साइज हो जाता है इसका। ठीक, जैसे जैसे इधर बढ़ते जाओगे वैसे वैसे ये इफेक्ट थोड़ा कमजोर होता जाएगा, क्योंकि ज्यादा प्रभाव आसपास वाले पे डालेगा, बाद में जाते जाते इफेक्ट कमजोर होता है। इसलिए सवाल तुम्हारा जिरकोनियम, हॉफनियम, नायोबियम, टैंटलम इसी सबसे पूछा जाएगा। जो सबसे ज्यादा बार पूछा जा चुका है वो जिरकोनियम और हॉफनियम का पूछा जा चुका है, 50 बार पूछा जा चुका है। यही होता है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो हम क्या बोलेंगे? ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f electrons, the atomic size of 4D series and 5D series are nearly same, right? And this is known as lanthanide contraction. जो एक नया सेल ऐड हुआ उसके वजह से जो साइज बढ़ा उसको नलीफाई कर देता है पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन, और दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देता है, तो साइज नियरली सेम हो जाता है। ये स्टोरी है पूरा पूरा लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का। आई होप मैं तुम लोगों को समझा पाया ये चीज। ठीक, याद रखना है इसको। अगला है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। अब ये ट्रांजिशन देखो, मैंने तुमको पहले बताया था कि डी और एफ दोनों का पुअर शील्डिंग होता है। अब समझो, ये है तुम्हारा स्कैंडियम, 3D सीरीज की बात करें, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। अब इसके जस्ट बाद आता है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। ठीक है, अब समझो यहां पे देखो, एल्यूमिनियम का जब तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इसके अंदर तुम्हारा सिंपल सा है नियॉन 3s2 3p1, ये आएगा। और लेकिन जब तुम गैलियम का लिखोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा आर्गन, उसके बाद आ जाएगा 3d10 4s2 4p1, ये आएगा। अब समझो यहां पे 3d में 10 इलेक्ट्रॉन आ गया, गैलियम के केस में 3d में 10 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब अपने को पता है कि जो डी इलेक्ट्रॉन है, डी ऑर्बिटल है, डी सबसेल, उसका पुअर शील्डिंग होता है। तो इसका पुअर शील्डिंग होता है, क्या होता है? पुअर शील्डिंग होता है। और पुअर शील्डिंग की वजह से क्या होगा? एक सेल तो ऐड हुआ एल्युमिनियम से गैलियम में जाने में, एक सेल तो ऐड हुआ, लेकिन पुअर शील्डिंग की वजह से उस सेल के ऐड होने के इफेक्ट को भी नलिफाई कर देगा। तो हम ये बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, मतलब ये ऐसा होता है कि गैलियम का साइज यहां छोटा हो जाता है एल्युमिनियम से। एटॉमिक साइज ऑफ गैलियम इज स्मॉलर देन एल्युमिनियम, क्यों? ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू ट्रांजिशन। ट्रांजिशन डी ब्लॉक एलिमेंट को बोलते हैं,
तो ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन प्यारे बच्चों गैलियम का साइज एल्यूमिनियम का साइज से छोटा ही हो जाता है, नियरली सेम नहीं, छोटा ही हो जाता है। अब मुद्दे की बात यह है कि तुम्हारे मन में आ रहा होगा सर यहाँ फिर अगले में कार्बन सिलिकॉन वाला भी जो काशी गए शंकर पार्वती उसमें भी होगा, तो वहां पे नहीं होता है, क्योंकि डी का शील्डिंग जो है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट, मतलब बहुत शील्डिंग इफेक्ट का जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा दूर तक नहीं चलता है, ये पहले ही इसी वाले ग्रुप में लगता है, इसके बाद वाले ग्रुप में नहीं लगता है। जैसे हमारा जो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन था वो आगे तक एक्सटेंड हो रहा था, बट ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ बोरोन फैमिली में एक्सपीरियंस होता है, इसके बाद वाले में एक्सपीरियंस नहीं होता है, इसका प्रभाव कम हो जाता है। बात समझ में आया? याद रहेगा? रहेगा ना? ओके। अब एस ब्लॉक का साइज वेरिएशन देख लो, ये रटने के लिए भी है बस। एस ब्लॉक में देखो लिथियम बेरिलियम में ऑब्वियसली बेरिलियम का साइज छोटा होगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज घटेगा, तो बेरिलियम से फिर लिथियम, तो सबसे छोटा बेरिलियम, उसके बाद लिथियम, फिर लिथियम के बाद कहाँ मैग्नीशियम, फिर मैग्नीशियम के बाद कौन सोडियम, अब सोडियम के बाद कैल्शियम, फिर कैल्शियम के बाद कौन होना चाहिए था पोटेशियम, बट कैल्शियम के बाद स्ट्रोंशियम होता है, स्ट्रोंशियम के बाद बेरियम होता है, बेरियम के बाद पोटेशियम होता है, फिर आता है रुबिडियम और सबसे ज्यादा सीजियम। ये सीक्वेंस है, ये चूंकि इस एरो में बना हुआ है ताकि तुमको याद हो जाए, तो इसको याद रखना, कुछ चीजें हैं जो रटनी पड़ती है, उसमें से एक ये चीज है जिसको रटना है तुमको, ठीक। अच्छा अब देखो H माइनस हाइड्राइड आयन, सोचो हाइड्राइड आयन का साइज F माइनस बी आर माइनस सी एल माइनस तीनों से ज्यादा होता है, जबकि तुम सोच रहे हो सर बी आर माइनस तो बहुत बड़ा हुआ, देखो होता क्या है, हाइड्रोजन के पास एक ही प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन आ गया दो, तो परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 50% ज्यादा हो गया, इनफैक्ट 100% ज्यादा हो गया, तो इसी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है और इसका साइज बहुत ज्यादा हो जाता है, तो H माइनस का साइज बी आर माइनस से भी ज्यादा होता है। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, एक्सेप्शनल केस है, हमेशा पूछने का इसका चांस बनता है, ठीक। तो ये पूरा पूरा स्टोरी जो हमने आज देखा, ये पूरा स्टोरी था एटॉमिक साइज का, एटॉमिक रेडियस का। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो, और जो भी कुछ तुमसे बात करना हो, तुमको कुछ क्वेश्चंस पूछना हो, एनीथिंग यू कैन राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में लिखो, अगर कुछ पूछना हो, कुछ भी, इट्स नॉट ओनली अबाउट दिस चैप्टर, कुछ एक्स्ट्रा बात भी करना हो, कुछ एक्स्ट्रा पूछना भी हो, तो तुम कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।